जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को नए आयाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत मैं करता हूं आपके ही चैनल RSJ एजुकेशन 91 में। तो दोस्तों, आपको पता है घड़ी में 2 बज गए हैं और हम लोग 2 बजे मिलते हैं SI का प्रीवियस ईयर का सेट को सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में जो है कि आज 9 सेट है और 8 सेट जो है कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग इस चैनल पे भी नए हैं तो वो लोग 8 सेट भी जाकर देखें, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो कि प्रीवियस ईयर का है, जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है दोस्तों, और ये 8 सेट देख 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 लेंगे और उसके बाद जो है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन घंटी को भी दबा देंगे, ताकि इस चैनल के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हुए उनका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। तो देखिए, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी। अच्छा, तो जो लोग नए हैं वो रूल नहीं जान रहे होंगे। रूल ये है दोस्तों कि मैं क्वेश्चन बोलूँगा और ऑप्शन में बोलूँगा और उसके बाद मैं दो सेकेंड के लिए चुप रहूँगा। उसके बाद आपको अपने से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है या फिर अपने मन में आंसर रखना है, और उसके बाद आपको मिलाना है कि मैंने आंसर सही दिया है या फिर गलत। उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे अंगद देव हैं, गुरु अर्जुन देव हैं, नानक देव है या फिर गुरु गोविंद सिंह है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। अंगद देव जो है कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किए थे, जो कि किनके शिष्य थे। तो गुरु नानक जी के शिष्य थे, जो कि ये सिख धर्म को जो है कि लाने का श्रेय जो है कि गुरु नानक देव को जाता है। उन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी, उनके ही शिष्य थे अंगद देव। अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि को लाया था। ठीक है, चलिए। अच्छा, अंगद देव के बारे में अगर बात मैं करूं तो अंगद देव को लन्हा भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने लंगर की व्यवस्था को जो है कि अस्थायी कर दिया, जो कि गुरु नानक जी ने अस्थायी किया था, लेकिन इन्होंने लंगर की व्यवस्था को अस्थायी कर दिया। लंगर आप लोग को जानते ही होंगे दोस्तों, हर गुरुद्वारे में लंगर चलाया जाता है। जो भी मतलब जो भी उसको क्या बोल सकते हूँ कि जो भक्त हैं वो लंगर में जाके प्रसाद ले सकते हैं। वहाँ पे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि आप सिख हैं कि ईसाई हैं कि हिंदू हैं कि जैन हैं कि बौद्ध हैं। कोई धर्म की कोई बात नहीं। जो लोग भी इच्छुक हैं, भोजन जिनको नहीं मिला वो लोग बेशक लंगर में जाएं और भोजन प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, सीधे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था। वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम या फिर आर्यभट्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर हमारा है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है कि ये गुप्तकालीन जो है कि गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हैं। ठीक है, और आर्यभट्ट ने जो है कि आर्यभट्टीय नामक एक ग्रंथ लिखी है। ठीक है, आर्यभट्ट की अगर मैं बात करूं तो अच्छा, तो आर्यभट्ट जो कि गुप्तकालीन जो है कि ये खगोल शास्त्री थे। अच्छा, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है तो इसमें जो है कि अपना जन्म स्थान जो है कुसुमपुर को बताया है। इस ग्रंथ में, जो ग्रंथ आर्यभट्टनम लिखे हैं उनमें जो है कि इन्होंने अपना जन्म स्थान कहाँ बताया है, तो कुसुमपुर बताया है, जो कि बिहार में पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश करने के लिए अष्टांगिक मार्ग की शुरुआत किस सलाह देता है। वर्धमान महावीर, विश्वामित्र, गौतम बुद्ध या फिर वशिष्ठ। तो कौन देते हैं अष्टांगिक मार्ग की जो है कि सलाह कौन दे रहे हैं, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है कि अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। अच्छा, अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो अष्टांगिक मार्ग पर जो है कि चलने वाले व्यक्ति को जो है कि निर्वाण की प्राप्ति होती है, अर्थात जो है कि जन्म मरण की जो एक चक्र है इससे उसको मुक्ति मिलती है, जो लोग अष्टांगिक मार्ग पे चलते हैं। ठीक है, तो
बुद्ध ने जो है कि निर्वाण प्राप्ति करने के लिए अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए अष्टांग मार्ग दिया। इसमें 10 सीलों की बात कही है, जिसमें से कि गृहस्थियों के लिए 5 सीलों की जो ऊपर से जो 5 सील हैं, मतलब 5 जो रूल हैं वो फॉलो करना है। अब बाकी जो है कि भिक्षुओं को जो है कि 10 के 10 रूल फॉलो करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था कौन? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर बाबर? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। इसने 712 ईस्वी में जो है कि आक्रमण किया था। और कहाँ किया था? सिंध पे किया था। उस समय वहाँ के राजा कौन थे? दाहिर। कौन थे? दाहिर। उस समय वहाँ के राजा थे दाहिर। तो उन्होंने 712 ईस्वी में जो है कि सफल आक्रमण किया था। इससे पहले भी जो है कि आक्रमण किया गया था, लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या फिर वुड डिस्पैच भारतीय इतिहास के लिए किस क्षेत्र का मील का पत्थर था? तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, फिर आपका प्रेस है, या फिर बंगाल नहीं, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, बंगला होना चाहिए, बंगाल नहीं होगा। तो चलिए इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, शिक्षा जो है कि वुड डिस्पैच जो है कि इससे प्रेरित है। इसमें मील की पत्थर वुड डिस्पैच साबित हुआ था। अच्छा, इसमें मैं बात करूं तो इस समय गवर्नर कौन था? तो डलहौजी था। वुड डिस्पैच को कब लागू किया गया था? तो 19 जुलाई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 19 जुलाई 1854 में जो है कि वुड डिस्पैच को लागू किया गया था। ठीक है, इस घोषणा पत्र से जो है कि भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत करती है, मतलब उस डिस्पैच में व्यापक योजना प्रस्तुत करता है वुड डिस्पैच। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने में आएंगे? क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वह होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, पार्लियामेंट के एवं राज्य विधानसभा के, या फिर जनता के प्रतिनिधि के। तो किसके द्वारा जो है कि राष्ट्रपति को चुनाव किया जाता है? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पार्लियामेंट एवं राज्य के विधानसभा के जो है कि लोग जो है कि राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, कौन सदस्य? तो जो निर्वाचित सदस्य हैं वो मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, इनके जो है कि वोटिंग में भाग लेंगे। और राज्यसभा के विधानसभा के सदस्य भी वोटिंग में भाग लेंगे, लेकिन निर्वाचित होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, आरटीआई कानून जो है कि इस वर्ष प्रभावी हुआ, मतलब जो आरटीआई कानून है, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है कि ये कब लागू किया गया है? 2005, 10, 2000 या फिर 2007? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2005। आरटीआई क्या है? आरटीआई एक ऐसा मतलब है चीज़ कि इसमें जो है कि आप किसी भी चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन सरकार से मांग सकते हैं कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम मान लीजिए कि हुआ, दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, उसमें किसी तरह से कुछ धांधली होती है, तो आप आरटीआई फाइल करके जो है कि इस चीज़ का डिक्लेरेशन मांग सकते हैं सरकार से, मतलब जो बोर्ड है उससे, कि मुझे आरटीआई दीजिए, आरटीआई के थ्रू मैं अपना कॉपी चाहता हूँ। इसमें कुछ नॉमिनल फीस वगैरह लगता है, शायद 10 या 20 रुपया का आरटीआई फाइल करने का चार्ज है, तो वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके थ्रू आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और ये लॉन्च हुआ था 2005 में। ठीक है, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 25 है, 50 है, 100 है, या फिर 126 है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 25 जो है कि मतलब गणपूर्ति। तो गणपूर्ति का मतलब ये होता है कि इस समय जो है कि मतलब इतने मेंबर, 25 मेंबर रहेंगे तभी जो है कि राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होगी, अन्यथा नहीं होगी। गणपूर्ति को हम लोग कोरम भी कहते हैं, इसका इंग्लिश वर्ड होता है कोरम। ठीक है, इसमें 25 वर्ग यानी कि 1/10 सदस्य जो है कि
हिस्सा लेंगे तभी जो है कि इसका कार्रवाई को शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगर लोकसभा की मैं बात करूं तो उसमें कितने होने चाहिए, तो उसमें जो है कि 55 होने चाहिए, उसमें 55 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गंडक, गोदावरी, कृष्णा या फिर तुंगभद्रा? तो चलिए इसका सही आंसर आपका दीजिए। बिल्कुल, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, सी, कृष्णा। कृष्णा नदी पे जो है कि नागार्जुन सागर परियोजना है। ठीक है, कृष्णा नदी पे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करूं, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? वेरीनाग, वेरीनाग तो मतलब कहाँ है, सीधा ये क्वेश्चन है। तो झेलम है, चेनाब है, रावी है या फिर ब्यास है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, झेलम हो जाएगा। झेलम जो है कि मतलब वेरीनाग का जो उद्गम है, मतलब वेरीनाग जहाँ से निकलती है वो झेलम में है। झेलम की मैं बात करूँ तो इसका जो कि प्राचीन नाम विस्तरा है, विरस्ता, विरस्ता इसका प्राचीन नाम है। झेलम नदी कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, चलिए 11 की मैं बात करूँ, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन है लेटराइट, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। कपास के लिए जो है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसकी जो है कि अधिकता जो है कि गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसीलिए जो है कि कपास भी जो है कि गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, और इस मिट्टी में मैं बात करूं तो रेगुर मिट्टी में जो है कि पोटास और कार्बनिक पदार्थों की अधिकता ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कपास ज़्यादा होते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के सुदूर पूर्व जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो है चीन है, म्यांमार है, थाईलैंड है या फिर वियतनाम है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यांमार। म्यांमार जो है कि सबसे पूरब में है और ये जो है कि सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत से। पूरब में बोले तो म्यांमार। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूरब बोला है तब हम म्यांमार टिक लगाए हैं। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु, हमशले, लेमार्क या फिर थियोफ्रेडस? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए, जीव विज्ञान के पिता जो है कि अरस्तु को कहा जाता है। 14, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है? न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल या फिर राइबोसोम? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस जो है कि जीवित कोशिका अर्थात सेल को जो है कि लिविंग सेल को जो है कि नियंत्रित करती है। जैसे हमारी बॉडी को नियंत्रित हमारा ब्रेन करता है, उसी तरह जो है कि कोशिका को नियंत्रित न्यूक्लियस करता है। ठीक है, इसीलिए कोशिका को हम लोग जो है कि क्या बोल देते हैं, कंट्रोलर ऑफ द सेल कोशिका को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन में आपसे सीधा पूछ सकता है कंट्रोलर ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियस को बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल। दाढ़ी बनाने के लिए 15 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम लेते हैं अवतल दर्पण का, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर कोई नहीं? तो किसका काम लेते हैं दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल दर्पण का काम लेते हैं हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो को कह रहा है वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? रडार, सोनार, अल्टीमीटर या फिर वेन्यूरीमीटर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोनार। सोनार जो है कि पानी के अंदर देखेगा और रडार जो है कि हवा में देखेगा। ये दोनों में डिफरेंस है और ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सोनार कहाँ देखेगा? सोनार जो है कि पानी में देखेगा और रडार जो है कि हवा में देखेगा। अरे क्या हो गया, चलो ठीक है। अच्छा चलिए अब हम 17 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत विघटन, ऑस्मोसिस, ओजोनीकरण या फिर ऑक्सीकरण? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
विद्युत विघटन, विद्युत विघटन के द्वारा जो है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पानी का हिमांक बिंदु है। तो इसका तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर हो जाएगा पानी का हिमांक का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो टीआरपी का अर्थ क्या है, मतलब टीआरपी का आपसे ये फुल फॉर्म मांग रहा है, तो क्या है। चलिए टीआरपी का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर डी है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। क्लियर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, नतांगकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में जो है कि नतांगकी नेशनल पार्क है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस को जो है कि कंप्लीट कर लिया है, जो कि हम लोग करते आ रहे हैं। और ये हमारा सेट नंबर कौन था, 9 था। आगामी सेट जो आपके लिए आएगा वो जो है कि प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें कि क्वेश्चन की मात्रा अधिक होगी और क्वेश्चन का क्वालिटी भी अधिक होगा। उससे हम लोग तुरंत जो है कि डायरेक्ट क्लियर करते जाएंगे। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सेट हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फिर ठीक है। और अगर ये आपको अच्छा लगा, अच्छा, और ये अपना मार्क्स जो है कि जितना आपका मार्क्स आ रहा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि किसका कितना मार्क्स है। ठीक है। चलिए तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, चलिए धन्यवाद और जय हिंद।